तो इस वीडियो के साथ ही हम आज क्लास 12th बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन है। इसमें आप रिप्रोडक्शन के महत्व, रिप्रोडक्शन के प्रकार और पादपों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, मानव में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो भी रिप्रोडक्शन संबंधित रोग होते हैं, जो भी डिजीजेज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके रोकथाम के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा आप चैप्टर नंबर 4 में ही जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो है आपका जीवों में जन्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जीव अमर नहीं होता है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती ही है। तो प्रत्येक जीव एक निश्चित समय के लिए ही जीवित रहता है। यदि उस जीव की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो तो वो जितने दिन तक जीवित रहता है ना, जितने समय के लिए जीवित रहता है, वह उस जीव के जीवन अवधि कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हाथी है, वो 60 से 90 वर्ष तक जीवित रहता है। गुलाब का पेड़ है, 5 से 7 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके बाद कुत्ता की बात करें तो 20 से 30 वर्ष, तितली की बात करें तो 1 से 2 सप्ताह, कौवा की बात करें तो 15 वर्ष, फिर केला के पेड़ की बात करें 25 वर्ष, गाय की बात करें तो 20 से 25 वर्ष, तोता की बात करें तो 140 वर्ष, मगरमच्छ की बात करें तो 60 वर्ष, घोड़ा की बात करें तो 25 से 30 वर्ष, फल मक्खी की बात करें तो 2 सप्ताह, धान के पौधा की बात करें 3 से 4 महीना, कछुआ की बात करें 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है ये। उसके बाद बरगद के पेड़ की बात करें तो 200 से 300 वर्ष तक जीवित रहता है। तो कई बार आप लोगों के माइंड में ये भी आता हो कि यहाँ तो है कि 20 से 30 वर्ष, जैसे केला के पेड़ ही बात करें या फिर गाय की बात करें 20 से 25 वर्ष, तो आप कहिएगा कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि 20 से कम ही एज में वो डेथ कर जाता है। तो और कैसा कुछ इंसिडेंट्स, ऐसा कुछ इवेंट्स ऐसा भी होते हैं, या फिर कुछ एक केस में ऐसा भी होता है कि 25 से ज़्यादा वर्ष भी जीवित रहता है। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर किसी प्रॉपर गाय की हम बात नहीं कर रहे हैं, गाय की एक पूरी कॉमनली बात कर रहे हैं, उसकी पूरी जाति भर की। तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द गाय जो भी होते हैं वो 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहते हैं, इसलिए हम 20 से 25 वर्ष ही मानते हैं उसके जीवन अवधि। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम किसी खास गाय की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है ऐसा भी है कि वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं भी हो सकता है, जिसके कारण वो जल्दी मर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके प्राकृतिक मृत्यु की, और वो भी पूरी जाति भर की। तो उसके जो है जीवन अवधि यहाँ पर दिया गया। अब हम बात करते हैं आगे। तो कोई भी जीवन अवधि जो है किसी भी जीव का, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ घंटा भी हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है, कुछ वर्ष भी हो सकता है। तो और इसके अलावा कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि कोई भी जीव है उसके जीवन अवधि जो है उसके आकार पर निर्भर करता है, जबकि यह गलत है। किसी भी जीव का जीवन अवधि जो है उसके आकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। जैसा कि हम यहीं पर देखें, कौवा का 15 वर्ष था और तोता का 140 वर्ष था, जबकि दोनों का आकार सेम होता है, पर इनकी जीवन अवधि में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आकार पे निर्भर करता, ऐसा है ही नहीं। और कुछ और जीवन अवधि जो होता है कुछ वर्ष भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ सप्ताह भी हो सकता है, कुछ महीना भी हो सकता है ना। तो हम जैसा कि हमने बताया है कि जीवन अवधि कुछ दिनों से, कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। किसी भी जीव की जीवन अवधि उनके आकार के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। जैसे कौवा और तोता का आकार लगभग समान होता है,
किंतु उनके जीवन अवधि में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कौवा 15 वर्ष और तोता 140 वर्ष। इसके बाद किसी भी जीव की जीवन अवधि कुछ भी हो किंतु उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अर्थात कोई भी जीव जो अमर नहीं होता है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी, सिवाय एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। तो इसमें हम समझने वाली बात है कि इसको कैसे छोड़ के सभी की मृत्यु होती है, लेकिन इसकी मृत्यु कैसे नहीं होती। तो आइए समझते हैं इसका क्या रीज़न है और क्या कारण है कि इसकी मृत्यु हम नहीं कर सकते कि इसकी मृत्यु होती है। एक सिंपली हम कोई एक कोशिकीय जीव लेते हैं। जैसा कि अमीबा हो या फिर बैक्टीरिया हो या प्लैंकटन हो। हम अमीबा की ही बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब ये जो है ये फिर एक मैच्योरिटी जब ले लेता है, उसके बाद ये क्या होता है कि ये डिवाइड करके फिर से 2 सेल बनाता है, यानी 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके फिर से डिवीजन, फिर ये भी होते हैं, फिर आगे ये भी फिर से 2 बन जाते हैं और ये भी फिर से आगे 2 अमीबा बन जाते हैं। यानी कि पहले जो अमीबा होता है वो एक टाइम के बाद मैच्योर होके ग्रो करके फिर से 2 नए कोशिका 2 नए अमीबा में तब मतलब बदल जाता है, और जो पुराना कोशिका वही होता है जो कि नए कोशिका में नए अमीबा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये डिवाइड करके एक अमीबा से 2 अमीबा में बदल जाता है, तो इसलिए इसकी मृत्यु नहीं होती। और लगभग सारे कोशिकीय जीवों के साथ कुछ इसी तरह का कुछ इसी तरह का प्रोसेस देखने को मिलता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, प्लैंकटन वगैरह हो तो उसके साथ। जैसा कि अभी हम जाने कि कोई भी चीज़ है उसकी मृत्यु होती ही है। और एक समय के लिए सोचे कि मानव जाति है, आज जितने लोग हैं, आज से माने कि 100 साल बाद 100 साल तक कोई जीता है, माने 120 साल जीता, तो 120 साल के बाद वो सारे लोग मर जाएंगे। अगर मनुष्य की बात करें तो वो सारे मर जाएंगे। तो क्या मानव प्रजाति जो है वो खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक जीव के पास, इस प्रकृति ने हर एक जीव को एक क्षमता प्रदान किया है, एक गुण प्रदान किया है कि वो अपने जैसा एक नए जीव को जन्म दे सकता है, एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। निर्माण नहीं कर सकता, जन्म ही दे सकता है। तो जन्म दे सकता है, और प्रजनन ही वो मेथड है जिसके द्वारा कोई भी प्रजाति है, कोई जैसे मानव ही हो या फिर कोई भी जंतु में या फिर किसी जीव का प्रजाति है, तो वो अपना प्रजाति बनाए रखता है पृथ्वी पर। और यह महत्वपूर्ण भी है। किस लिए? तो पृथ्वी पर अपनी प्रजाति बनाए रखने के लिए किसी भी जीव का प्रजनन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका यदि हम देखें, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिससे वे कोई भी जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देता है। कहा जाता है प्रजनन का महत्व। तो महत्व में यदि हम देखें तो प्रजनन के द्वारा ही प्रत्येक जीव, जो भी जीव है पृथ्वी पर अपनी प्रजाति बनाए रखता है। अगर प्रजनन न हो, यदि अभी मान लें कि प्रजनन खत्म हो जाए, किसी के पास ऐसी क्षमता न हो, तो पृथ्वी पर कोई भी जीव आने वाले जब कुछ 100 वर्षों में तो पूरी तरह से जीव जगत जो है समाप्त हो जाएगा।
दूसरा लैंगिक जनन के द्वारा बदलाव आता है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। लैंगिक जनन के द्वारा जो है वो बदलाव आता है। इसको हम अच्छे से आगे समझेंगे और आगे और अच्छे से समझ में भी आएंगे कि जब हम लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है ये जान लेंगे तो ये बदलाव क्या है और किस तरह से होता है ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है किसी भी जीव का प्रजनन कैसा होगा ये निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। तो कोई भी जीव है उसमें किस तरह का प्रजनन होगा, लैंगिक होगा या अलैंगिक होगा, या फिर उसमें मतलब अलैंगिक में भी किस तरह से होगा, तो वो उसके आवास पर निर्भर करता है, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके शारीरिक क्रिया, उसके किस तरह के शारीरिक बनावट है, किस तरह से वो उसका इंटरनल फिजियोलॉजी है, और उसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स अन्य कारक होते हैं उन पर निर्भर करता है।